आज के इस खास एनालिसिस में आपका स्वागत है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन यानी एमएमआर पूरी दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण इलाकों में गिना जाता है। यहाँ की आबादी लगातार आसमान छू रही है, लेकिन समुद्र से घिरे होने के कारण जमीन का और विस्तार करना अब नामुमकिन सा हो गया है। दशकों से मुंबई की लोकल ट्रेनें ही इस शहर की असली जीवन रेखा रही हैं। हर दिन लाखों लोग इन्हीं ट्रेनों के भरोसे अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, लेकिन सच तो ये है कि अब जमीन के ऊपर पटरियां बिछाने की कोई जगह नहीं बची है। इसीलिए आज हम इस बात की गहराई में जाएंगे कि आखिर क्यों मुंबई लोकल को जमीन के नीचे यानी अंडरग्राउंड ले जाना अब कोई चॉइस नहीं रह गया है, बल्कि शहर को रुकने से बचाने के लिए एक बेहद जरूरी और तत्काल कदम बन चुका है। इस समस्या की गंभीरता को समझने के लिए जरा इस एक आंकड़े पर गौर करते हैं। अमेरिका जैसे देशों में अगर 1 स्क्वायर मीटर की जगह में 5 लोग भी आ जाएं, तो उसे एक भयंकर ट्रैफिक जाम या गंभीर भीड़ मान लिया जाता है। लेकिन भारत में और खासकर मुंबई लोकल की बात करें तो स्थिति किसी अलग ही चरम पर है। पीक आवर्स के दौरान मुंबई की लोकल ट्रेनों में 1 स्क्वायर मीटर की छोटी सी जगह में 15 से 16 लोगों को खड़ा होना पड़ता है। जरा सोचिए, ये कोई सामान्य बात नहीं है। ये हमारे मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर पर पड़ने वाला एक अमानवीय दबाव है। ये अकेला नंबर इस बात का सबूत है कि सतह पर चलने वाली इन ट्रेनों की क्षमता अब अपने ब्रेकिंग पॉइंट को पार कर चुकी है और पूरा सिस्टम पूरी तरह से सैचुरेट हो गया है। आज के हमारे इस डिस्कशन में हम मुख्य रूप से 6 अहम पहलुओं को कवर करेंगे। हम मुंबई ट्रांजिट के इस ब्रेकिंग पॉइंट से शुरुआत करेंगे, अंडरग्राउंड कॉरिडोर के समाधान को समझेंगे और फिर इसके वित्तीय और तकनीकी पहलुओं से होते हुए पूरे रीजन पर पड़ने वाले इसके असर को डिकोड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मुंबई ट्रांजिट के ब्रेकिंग पॉइंट और सतह पर इसके विस्तार की सीमाओं की। पिछले 50 सालों से मुंबई लोकल का लगातार विस्तार किया जा रहा है। अलग अलग प्रोजेक्ट्स के तहत नई लाइनें बिछाई गईं, ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई गई, लेकिन इन तमाम कोशिशों के बावजूद अब जमीन के ऊपर कोई स्कोप नहीं बचा है। एक्सपर्ट्स अब साफ तौर पर मानते हैं कि सतह के विस्तार के मामले में मुंबई अब एक डेड एंड पर पहुंच चुका है। इस डेड एंड के पीछे की जमीनी हकीकत बड़ी दिलचस्प है। पूरे एमएमआर क्षेत्र में जमीन की भारी कमी है और हमारे देश के भूमि अधिग्रहण कानूनों के तहत ऐसे घनी आबादी वाले इलाकों में नई जमीन का अधिग्रहण करना एक बेहद जटिल और महंगी प्रक्रिया है। लोग अपनी बेशकीमती जमीन आसानी से छोड़ना नहीं चाहते। नतीजा क्या होता है? बड़े पैमाने पर कोर्ट कचहरी और मुकदमेबाजी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कुछ सालों में पूरे हो जाने चाहिए, वो मुकदमों के चक्कर में दशकों तक लटक जाते हैं। और इसके ऊपर से सतह पर मौजूद अतिक्रमण, जटिल क्रॉसिंग, बार बार होने वाले सिग्नल फेलियर और ओवरहेड तारों की खराबी, ये सब मिलकर मौजूदा सिस्टम को इतना कमजोर कर देते हैं कि पूरी रेलवे प्रणाली आए दिन ठप पड़ जाती है। अब इन सब रुकावटों को देखते हुए वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे ने एक ऐतिहासिक समाधान की तरफ कदम बढ़ाया है, और वो समाधान है अंडरग्राउंड कॉरिडोर। ये मुंबई के उपनगरीय रेल नेटवर्क के इतिहास का सबसे बड़ा ढांचागत बदलाव है। अगर हम इन तुलनात्मक आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि ये प्रोजेक्ट कितने विशाल स्तर का है। वेस्टर्न रेलवे के 60 किलोमीटर लंबे चर्चगेट से विरार रूट पर इस समय हर दिन करीब 30 लाख यात्री सफर करते हैं। वहीं सेंट्रल रेलवे के 54 किलोमीटर लंबे सीएसएमटी से कल्याण मार्ग पर हर दिन 38 लाख लोग यात्रा कर रहे हैं। कोविड से पहले तो ये आंकड़े और भी ज्यादा थे। एक ही दिन में इतने बड़े जनसमूह को रोज यहां से वहां ले जाना मौजूदा ढांचे के बस की बात नहीं रही, और ठीक इसीलिए इन 2 सबसे व्यस्त मेगा रूट्स पर अंडरग्राउंड कॉरिडोर बनाने की योजना मुंबई के अस्तित्व के लिए इतनी महत्वपूर्ण हो गई है। तो सवाल यह है कि सतह की इन तमाम रुकावटों और भीड़भाड़ के जाल से निकला कैसे जाए। इसका सबसे तार्किक और असरदार तरीका यही है कि पूरे सिस्टम को ही जमीन के नीचे शिफ्ट कर दिया जाए। इस प्रस्तावित इंजीनियरिंग प्लान की सबसे बड़ी खूबी और स्मार्टनेस इस बात में है कि ये नए अंडरग्राउंड मार्ग मौजूदा ट्रैक्स के बिल्कुल समानांतर यानी ठीक उनके नीचे बनाए जाएंगे। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जमीन के ऊपर जो ट्रेनें अभी चल रही हैं, वे बिना किसी रुकावट के अपनी दैनिक सेवाएं देती रहेंगी, और उसी दौरान चुपचाप जमीन के नीचे एक नया हाई कैपेसिटी नेटवर्क तैयार हो जाएगा। लक्ष्य एकदम साफ है, रोजमर्रा के यात्रियों को बिना परेशान किए पूरे सिस्टम का आधा दबाव सीधे अंडरग्राउंड शिफ्ट कर देना। तकनीकी रूप से ये समाधान एकदम परफेक्ट लगता है, लेकिन जाहिर है जमीन के नीचे जाने का ये रास्ता सस्ता बिल्कुल नहीं है। आइए इसके वित्तीय यथार्थ यानी इकोनॉमिक्स को थोड़ा करीब से समझते हैं। निर्माण लागत के ये आंकड़े अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देते हैं।
जहां 1 किलोमीटर एलिवेटेड या सतह से ऊपर का कॉरिडोर बनाने में लगभग 250 से 300 करोड़ रुपए का खर्च आता है, वहीं 1 किलोमीटर अंडरग्राउंड टनल बनाने की लागत सीधे 1100 करोड़ रुपए तक पहुंच जाती है। यानी लागत लगभग 3 से 4 गुना ज्यादा है, लेकिन फिर भी यही सबसे सही विकल्प है, क्योंकि जब आप जमीन अधिग्रहण के महंगे मुआवजे, कानूनी विवादों से प्रोजेक्ट में होने वाली सालों की देरी और शहर की सामाजिक व्यवस्था पर पड़ने वाले असर को जोड़ते हैं, तो अंततः अंडरग्राउंड टनलिंग ही एकमात्र व्यवहारिक रास्ता बचता है। इस भारी भरकम लागत का मुख्य कारण इसकी बेहद जटिल निर्माण प्रक्रिया है। मुंबई के नीचे कठोर बेसाल्ट चट्टानें मौजूद हैं। इस काम के लिए सबसे पहले गहरे शाफ्ट बनाए जाते हैं ताकि विशाल टनल बोरिंग मशीनें, जिन्हें हम टीबीएम कहते हैं, उन्हें नीचे उतारा जा सके। ये मशीनें दिन रात कठोर चट्टानों को काटकर रास्ता बनाती हैं। इनके संचालन और रखरखाव में ही एक बहुत बड़ा बजट खर्च हो जाता है। टनल तैयार होने के बाद विशेष ट्रैक बिछाना, वेंटिलेशन सिस्टम और आधुनिकतम सिग्नलिंग इंस्टॉल करना भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। इसी भारी शुरुआती निवेश के कारण ये एक इंजीनियरिंग चमत्कार बन जाता है। अब अगर हम इसके बड़े असर की बात करें तो ये प्रोजेक्ट सिर्फ ट्रेनों की भीड़ कम करने तक सीमित नहीं है। ये पूरे क्षेत्र की शहरी गतिशीलता को एक आधुनिक और वातानुकूलित जीवन रेखा में बदलने की तैयारी है। दरअसल रेलवे का ये कदम उठाना रातों रात लिया गया कोई फैसला नहीं है। मुंबई में हाल ही में हुए अंडरग्राउंड इंजीनियरिंग के सफल प्रयोगों ने इस दिशा में बहुत कॉन्फिडेंस दिया है। विशेष रूप से एक्वालाइन मेट्रो के संचालन ने यह साबित कर दिया है कि मुंबई जैसे जटिल शहर के नीचे गहरी सुरंगें बनाना और उन्हें चलाना पूरी तरह से मुमकिन है। मेट्रो लाइन 11 में भी अंडरग्राउंड हिस्से शामिल किए गए हैं। इन्हीं सफलताओं को देखते हुए रेलवे बोर्ड अब इन नए लोकल टनल प्रस्तावों पर पूरी गंभीरता से काम कर रहा है। जब ये सिस्टम पूरी तरह से काम करने लगेगा तो ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति आएगी। सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि लोकल ट्रेनों को मालगाड़ियों और लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनों से पूरी तरह अलग कर दिया जाएगा। इससे ट्रेनों की लेट लतीफी लगभग खत्म हो जाएगी। साथ ही योजना में 238 नई पूरी तरह से एसी ट्रेनों का निर्माण भी शामिल है। और सबसे अच्छी बात, ये पूरा नेटवर्क महाराष्ट्र सरकार की मुंबई वन कार्ड पहल से जुड़ जाएगा, जिससे टिकट लेना और सफर करना एकदम डिजिटल और सीमलेस हो जाएगा। एक और बहुत बड़ा फायदा जो शायद तुरंत नजर ना आए, वो है जमीन का बचना। जब लाखों यात्री जमीन के नीचे सफर करने लगेंगे तो जाहिर है सतह की सड़कों पर ट्रैफिक जैम काफी हद तक कम हो जाएगा और सतह पर रेलवे की जो बेशकीमती जमीन बचेगी उसका इस्तेमाल शहर के नए विकास कार्यों, कमर्शियल हब या ग्रीन स्पेस बनाने के लिए किया जा सकेगा। मुंबई जैसे शहर में जहां जमीन सोने के भाव बिकती है, वहां ये एक बहुत बड़ा आर्थिक वरदान है। तो कुल मिलाके अब हम इस जीवन रेखा के भविष्य और उस अंतिम बुनियादी ढांचे की छलांग की तरफ बढ़ रहे हैं जिसकी इस शहर को सख्त जरूरत है। और ये बात एकदम स्पष्ट है, भूमिगत गलियारे, जमीन की कमी और अतिक्रमण जैसी रोजमर्रा की बाधाओं से लड़े बिना हमारी परिवहन क्षमता को कई गुना बढ़ाने का एकमात्र रास्ता है। ये उच्च लागत वाला मेगा प्रोजेक्ट अब कोई विलासिता नहीं रह गया है, बल्कि एमएमआर क्षेत्र को एक जगह ठप होने से बचाने के लिए एक बुनियादी जरूरत बन चुका है। इन विशाल अंडरग्राउंड रेल कॉरिडोर, नई मेट्रो लाइनों और एक्सप्रेसवे के बनने से मुंबई के ट्रैफिक में निश्चित तौर पर एक बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन अंत में एक बहुत बड़ा और सोचने वाला सवाल बाकी रह जाता है, क्या ये भूमिगत गलियारे शहर की भीड़-भाड़ की समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे, या फिर लगातार बढ़ती हुई आबादी और शहरीकरण भविष्य में इस विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी पीछे छोड़ देंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ती आबादी के बीच की ये रेस आगे क्या मोड़ लेती है, ये देखना दिलचस्प होगा। आज के इस विस्तृत एनालिसिस में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।